राजधानी लखनऊ से खबर। शिक्षक भर्ती मामले में प्रदर्शन किया गया है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में विरोध जताया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर पर प्रदर्शन किया गया है। घर के बाहर प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए, कैसे अभ्यर्थी रेंग रेंग कर घर के बाहर पहुंचे, विरोध जता रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री के आवास पर रेंग कर अभ्यर्थी पहुंचते दिख रहे हैं। आरक्षण नियमों में गड़बड़ी और कट ऑफ को लेकर सालों से अदालती मामलों में उलझी हुई है पूरी कहानी, और इसी को लेकर मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों की तरफ से विरोध जताया गया। अभिजीत ठाकुर लखनऊ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिजीत, फिलहाल अभी की क्या तस्वीरें बताई जा रही हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों ने बड़े पैमाने पर विरोध जताया है? देखिए, अभी की अपडेट की अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इनके एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया है, जो कि अंदर बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोग यहाँ पर आपको प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, यहाँ पर भी ये पोस्टर लगाकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए लगभग आधा दर्जन की संख्या में प्रदर्शनकारी जो है अभी बाहर मौजूद है। आगे यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो कुछ और प्रदर्शनकारी भी आपको दिख जाएंगे, जो कि संदीप सिंह के आवास के बाहर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। रेंगते हुए यहाँ पर पहुंचे थे, और ये जो इनकी लड़ाई है वो आज की नहीं है, 7 साल से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये मामला लंबित है, जो कि आरक्षण में अनदेखी से संबंधित है। 7 साल पुराना ये मामला है। शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसमें कि आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगा। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि फ्रेश लिस्ट तैयार की जाए। पुरानी जो लिस्ट थी उसको रद्द कर दी गई। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इनका बस आरोप ये है कि सरकार इसमें ठीक से सुनवाई जो होती है सुप्रीम कोर्ट में उसके उनका पक्ष नहीं रख रही है। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका ये एक तरीके से 31वीं तारीख कल सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार से क्या शिकायत है कि आप लोग बार बार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, सरकार नियोक्ता है, सरकार ने गलती है की है सर। सरकार ही सुधारेगी, सरकार ही न्याय सर देगी। सुप्रीम कोर्ट में डेट लग रही है सर, लेकिन सरकार वहाँ जाए तो बताए तो हम किस तरह से करेंगे। और सर, कल 19 तारीख को सुनवाई है, इसलिए हम लोग आज मंत्री जी के पास आए हैं अपनी बात रखने की। सर, आप जाइए और हमारी बात रखिए, हमारे पक्ष में सर निर्णय कीजिए। हम लोग सर अब विद्यालय जाना चाहते हैं। पहले भी आप लोग प्रदर्शन करते रहे हैं। आपकी 31वीं सुनवाई है, लेकिन प्रदर्शन कितनी बार कर चुके हैं आप लोग? सर, हम लोग लगभग हर डेट पे प्रदर्शन करते हैं। अच्छा। हर बार सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं सर, लेकिन क्या इतना बहरा हो चुका है सरकार, इतना संवेदनहीन हो चुकी है सरकार कि हमें तो शिक्षा मंत्री बुला के बात कर रहे हैं आप लोग? सर, आज देखिए बात तो करने के लिए है, लेकिन हमको लगता है कि ये लालीपाप ही देंगे। अच्छा, उम्मीद हार चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, क्योंकि आज 30-31 हियरिंग हो चुकी है, होने वाली आज 31वां। हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन में मैं कह रहा हूं सर कि हो सकता है लालीपाप में पकड़ाएंगे हमको, क्योंकि हमारे आपको भी देखा मैंने, आप रेंगते हुए आ रहे थे। ये क्या प्रदर्शन का आप लोगों ने तरीका? सर, रेंगते इसलिए आ रहे हैं कि दलित पिछड़ा बेचारे मर गए हैं, इसलिए क्योंकि हम तो सोचते थे कि ताकि रेंगते लिए इसलिए आए हैं ताकि हमारे मंत्री, शिक्षा मंत्री का जो जमीर है वो जागे कि हमारे बच्चे हैं, रेंगते आ रहे हैं हमारे द्वार पर, इनको न्याय करे। लेकिन फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को करना है ना? फैसला सुप्रीम कोर्ट, फैसला अगर करेंगे तो सरकार एक दिन में फैसला सरकार करती है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में जो दीपांकर दत्ता जी जज हैं, वो स्वयं कहते हैं सरकार तो आए, सरकार 30 डेट लेके भाग रही है। जज भी परेशान है कि अगर जो डबल बेंच का जो ऑर्डर आया अगर हम फॉलो करते हैं तो ये पूरी सूची अगर रद्द होती है तो उसमें कम से कम 12 से 15, 16, 17 हजार सीटें बाहर बच्चे होंगे, उनका भविष्य कहाँ आएगा? सरकार जाए वहां अपना प्रपोजल रखे तो कि मालूम अगर गलती हुई हो, हम इस तरह से रख रहे हैं, इनका भी नौकरी बचा रहेगा, हमारा भी ओबीसी एससी को भी न्याय मिल जाएगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे सरकार पर ये आरोप ये लगा रहे हैं कि इनके पक्ष को अगर सही तरीके से न्यायालय के सामने रखा जाए, सर्वोच्च न्यायालय में चूंकि ये मामला है, अगर रखा जाए तो शायद इनकी कुछ सुनवाई हो सके। और 1-2 नहीं, कुल 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो निश्चित तौर पर गंभीर विषय जरूर हो जाता है। और हर तारीख से पहले इस तरीके से प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर लखनऊ में ये पहुँचते हैं। कभी डिप्टी सीएम के आवास पर जाते हैं, कभी शिक्षा मंत्री के आवास पर, कभी लोक भवन के सामने, तो कभी विधान भवन के सामने, और ये प्रदर्शन जो है इनका चलता रहता है। लेकिन अभी तक की जो आज तक की जो स्टेटस है वो यही है कि प्रदर्शन जारी है, सुनवाई जारी है। तारीख के अलावा अभी तक कोई ठोस इसमें निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं, और ये संतुष्ट नहीं है सरकार जो इनका पक्ष जिस तरीके से न्यायालय में रख रही है उससे। जी हाँ, बिल्कुल अभिजीत। और अब बेसिक मंत्री जो हैं, वो शिक्षा मंत्री जो हैं, वो बात कर रहे हैं प्रतिनिधिमंडल से, प्रदर्शनकारियों से जो प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में आगे क्या कदम उठाया जाएगा वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर विरोध जरूर जताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, फिलहाल के लिए आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और
अब बात पंजाब की करते हैं। पंजाब के जालंधर में चेन स्नैचिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर अब जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आए, थाने से 600 मीटर दूर सरेआम चेन स्नैचिंग का यह मामला है, जिसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बदमाशों ने महिला का पीछा किया, चेन स्नैचिंग की। चेन स्नैचिंग का यह मामला है और फिर बाइक से फरार हो गए बदमाश। ये देखिए तस्वीरें। ये देखिए तस्वीरें, कैसे महिला यहां पर चीखती नजर आ रही है और ये बदमाश चेन स्नैचिंग करते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं। महिला रोकने की कोशिश करती है बदमाशों को, खुद को बचाने की कोशिश करती है, भागती भी है, लेकिन ये बदमाश वारदात को अंजाम देते हैं, चेन स्नैच करते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं। बड़ी बात यह है कि ये वारदात थाने से 600 मीटर दूर हुई है। और अब बड़ी खबर बिहार से है, जहां सासाराम से जानकारी मिल रही है। पैसेंजर ट्रेन में आग लगी और पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग लगी। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप लिया। शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। सासाराम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर पैसेंजर ट्रेन के कोच में अचानक से आग लग गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है और किसी के घायल होने की भी, जख्मी होने की भी जानकारी नहीं मिल रही है। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। तो ये पैसेंजर ट्रेन है, लोग आवाजाही इससे करते हैं, लेकिन एक कोच में अचानक से आग लग जाती है और शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है। आग लगने की संभावना शॉर्ट सर्किट की वजह से। तुरंत जानकारी दी गई, दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि आग भीषण लगी थी। ट्रेन की खिड़कियों से, दरवाजे से आग की भीषण उठती लपटें नजर आ रही हैं निकलती हुई। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे थे, लेकिन अब दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। कल सुबह राजधानी एक्सप्रेस में आग लगी थी और अब देखिए सासाराम बिहार की ये तस्वीरें। एक और आग की तस्वीर है। कल राजधानी एक्सप्रेस में आग लग गई थी, 2 कोच आग की चपेट में आ गए थे। ये हादसा मध्य प्रदेश के रतलाम में हुआ था। और अब ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार के सासाराम की। पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग लग गई। दोनों ही घटना में गनीमत ये रही कि किसी की हताहत होने की खबर नहीं आई है। अब बात मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर की करते हैं, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। ट्विशा शर्मा को इंसाफ कब तक मिलेगा? ट्विशा शर्मा मौत मामले की एसआईटी जांच होगी, बड़ी खबर है। एमपी के हाई प्रोफाइल मौत केस में जांच तेज हो गई है। ट्विशा के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। ट्विशा के ससुराल वालों को जमानत का विरोध किया जा रहा है। पुलिस ने परिवार के आरोप पर अब जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने मांग की थी जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। कई आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। दहेज उत्पीड़न का आरोप भी लगाया गया है और इंसाफ कब तक ट्विशा को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पोस्टमार्टम भी काफी हद तक नहीं हुआ था, काफी दिनों बाद किया गया, जिसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। अब आपको दो तस्वीरें इसी मामले से जुड़ी दिखाते हैं। कैसे शादी के वक्त ट्विशा शर्मा खुश थी, आने वाले अच्छे दिनों की कल्पना कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी इस खुशी का अंत इतनी जल्दी हो जाएगा। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आप शादी के वक्त की देख रहे हैं। आज स्थिति ये है कि ट्विशा के परिजनों को उसे इंसाफ दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां ट्विशा की मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एक और अपडेट ये कि इस मामले में पर्दाफाश हुआ है। मौत से पहले मां से बात कर रही थी ट्विशा। मां से बात करते हुए अचानक फोन कट गया था। रात 10:20 पर ट्विशा की मौत की खबर मिली। ससुराल पक्ष की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं परिजनों ने। ट्विशा के परिजनों ने दहेज उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। ससुराल पक्ष की नीयत पर सवाल उठाए हैं और ट्विशा को इंसाफ मिले, ये मांग की गई है। कई तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। ट्विशा की शादी के वक्त की तस्वीरें थी, जहां ट्विशा खुश नजर आ रही थी, और दूसरी तस्वीर जहां परिजन मांग कर रहे हैं इंसाफ की।
अब इस मौत मामले के बाद इस हाई प्रोफाइल केस में सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि ये सुसाइड है या साजिश, क्योंकि मौत से ठीक पहले की चैट सामने आई हैं। ये चैट्स की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ट्विशा शर्मा की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। फंस गई हूं यार, बस तू मत फंसना, इस तरीके की चैट सामने आई है। ये जो चैट है, दरअसल ट्विशा अपनी दोस्त से बात कर रही थी, अपनी सहेली से बात कर रही थी और उस दौरान इसने ये बातें लिखी हैं। फंस गई हूं, बस तू मत फंसना, सही समय पर कॉल करूंगी। ये बताने की कोशिश की कि शादी के बाद वो फंस गई है, लेकिन उसकी दोस्त इस तरह से कभी आगे भविष्य में ना फंसे। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हारे साथ हूं। ये मीनाक्षी की तरफ से, यानी कि जिस सहेली से ट्विशा बात कर रही थी, उसने ये बात लिखी। जबरन ऑपरेशन का आरोप भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत से 1 हफ्ते पहले गर्भपात का पर्दाफाश हुआ, यानी कि जबरन अबॉर्शन कराया गया था ट्विशा का, यह आरोप भी लगाया गया है। परिजनों ने कहा है कि ट्विशा की मर्जी के खिलाफ जबरन ऑपरेशन कराया गया था। परिजनों की तरफ से जबरन ऑपरेशन का आरोप लगाया जा रहा है। शरीर पर एंटीमॉर्टम इंजरी, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हाथ और कान पर नीले निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पूरी कहानी सामने आ रही है, जहां हाथ पर और कान पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सबूत मिटाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। फंदे से ट्विशा के शव को उतारा गया, पुलिस नहीं बुलाई गई, पुलिस की टीम को नहीं बताया गया और सीधे अस्पताल ट्विशा को लेकर पहुंचे ससुराल पक्ष के लोग। कानूनी रसूख और त्वरित जमानत पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रसूख के कारण ससुराल पक्ष पर घटना के 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई, यानी कि ये पूरी घटना हो गई और 2 दिन तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। एक और बात, रिटायर्ड जज सास को अग्रिम जमानत मिली। अब पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि परिजनों की तरफ से, ट्विशा की मां की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जमानत मिली तो क्यों मिली है और इंसाफ ट्विशा को जल्द से जल्द मिलना चाहिए। ट्विशा की अपनी दोस्त से चैट सामने आई है और इस चैट में भी पर्दाफाश हुआ है। ट्विशा ने कहा था फंस गई हूं, अपनी दोस्त को शादी से भी मना किया, दोबारा काम करना चाहती थी ट्विशा। दरअसल ये चैट ट्विशा की मीनाक्षी के साथ है। मीनाक्षी ट्विशा की सहेली, जिससे वो बात कर रही थी। अब देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। कई बातें सामने आ रही हैं। ऑल गुड, जस्ट वांट टू स्टार्ट वर्किंग अगेन, यानी कि ये ट्विशा की तरफ से कहा गया कि वो दोबारा काम करना चाहती है। उसने बताया कि वो एंजाइटी में थी, क्योंकि वो लगातार घर पे बैठी हुई थी। बिकॉज आई एम सिटिंग एट होम, आई वांट टू डू समथिंग विद माय लाइफ, मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी जीवन के साथ, दोबारा काम करना चाहती हूँ। ये ट्विशा की तरफ से अपनी दोस्त को बताया गया। वो आप भी थी बता रही थी, वो ये भी बता रही थी कि शादी के बाद कैसे जिंदगी बदल जाती है और अपने जीवन पर काम करने की जरूरत होती है। वो एक बार फिर से काम करना चाहती थी और उसने अपनी दोस्त को बताया कि वो जल्द ही कॉल पर बात करेगी। उसको ये भी सलाह दी कि वो शादी करे तो बहुत ध्यान से करे, क्योंकि वो फंस चुकी है और उसकी दोस्त भविष्य में कभी ना फंसे। ये भी ट्विशा शर्मा की तरफ से कहा गया। लेकिन ये बातें क्यों कही गई, ये आपको बताते हैं। एक और चैट की तस्वीर ये देखिए, ये आगे बातचीत हुई है। ये थर्सडे 7 मई की चैट है। शादी की खुजली में शादी मत करना, सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल बस यही कहूंगी, कॉल यू सम टाइम सून। जल्द ही बात करने की बात उसकी तरफ से कही गई। दोस्त ने चिंता जताई, आई होप तू ठीक है। उसने कहा कि जल्द ही बात करेगी। फिर इस पर ट्विशा की तरफ से कहा गया कि वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बातें की गई उसको लेकर सवाल खड़े हुए। एक और चैट आपको दिखाते हैं, एक और तस्वीर मैं टीम से कहूंगी जल्दी दिखाए। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर ट्विशा की तरफ से लिखा गया वो ठीक है, मुझे बस घर की बहुत याद आती है, दोस्त की भी याद आती है, ये भी जिक्र किया गया। उसको बुला रही थी मीनाक्षी की तरफ से कहा गया कि जल्द ही मिलने आ। इसके बाद ट्विशा की तरफ से क्या कहा गया कि वो नहीं आ सकती है, लेकिन जल्द ही मिलने की कोशिश करेगी। अब इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्विशा की तरफ से ऐसी बातें क्यों कही गई। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री हाउस के सामने धरना देते हुए ट्विशा के पिता ने क्या कहा, पूरे मामले पर सुनिए। ये सर बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, ये पूरा सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। हम यहाँ जब से यहाँ पर आए हैं, इस घटना चक्र को आप पूरा अगर देखेंगे, इसमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। ये सारी चीज़ें फैब्रिकेटेड लग रही हैं कि सारा डिज़ाइन किया गया है। सारी चीज़ें आपका इन्वेस्टिगेशन पार्ट से लेकर के शुरू के जो एहतियात बरतने चाहिए थे, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स हैं। एफआईआर लॉन्च नहीं, आपने देखा हमने कितना यहाँ पर मीडिया कराई किया, कितना संघर्ष किया। उसके बाद
बहुत सारी मेरा बेटा फ़ौज में है, वहाँ डिफेंस से भी जब इनको इंटरवेंशन आया तो ये मजबूर हुए एफआईआर करने के लिए। इन्होंने मजबूरी में फिर हमारी एफआईआर लॉन्च की और जैसे ही एफआईआर लॉन्च की वैसे ही इन्होंने बेल एप्लीकेशन फाइल की है और बेल एप्लीकेशन इन्होंने अलग अलग फाइल की। मुझे यहाँ पर बहुत घुटन महसूस हो रही है। कल जो है परिसर के अंदर जब हम 4-5 लोग ही थे, इनके कम से कम कितने संख्या में लोग थे, कोर्ट में हमें खड़े होने तक की जगह नहीं थी, इतने सारे वकील इनके खड़े हुए थे। हमारा तो वकील भी वर्चुअल था जो दिल्ली से था। एक पिता जिसने अपनी बेटी को खो दिया, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि बेटी की मौत के बाद उन्हें घुटन महसूस हो रही है क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा है। ट्विशा केस में भोपाल पुलिस की बड़ी चूक भी सामने आई है। फांसी वाली बेल्ट नहीं भेजी भोपाल एम्स। पुलिस ने बाद में फांसी वाली बेल्ट भेजी, लेकिन पहले नहीं भेजी गई थी। पोस्टमार्टम के दौरान गर्दन के निशान का मिलान नहीं कर पाए डॉक्टर। पोस्टमार्टम के वक्त लिगेचर मार्क यानी कि जो गर्दन पर बेल्ट की वजह से, फांसी की वजह से निशान आए थे, उन मार्क्स का मिलान नहीं हुआ, उन निशान का मिलान नहीं हो पाया। तो ट्विशा शर्मा के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है, परिजनों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है। लेकिन अब ये समझते हैं कि हुआ क्या था। दिसंबर 2025 शादी.com से समर्थ सिंह से शादी हुई ट्विशा शर्मा की। शादी.com पर दोनों मिले। ट्विशा के ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप अप्रैल 2026 में परिजनों की तरफ से लगाया गया। मई 2026 में मृतका ट्विशा शर्मा का गर्भपात कराया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि जबरन अबॉर्शन कराया गया है। 12 मई रात में मां को फोन कर प्रताड़ना बताई। करीब रात 10 बजे की घटना है जब मौत से पहले जानकारी दी गई थी। 12 मई 2 घंटे बाद फंदे से लटके मिलने की खबर सामने आई कि ट्विशा की मौत हो गई है, ये जानकारी मिली है। 14 मई सोना में मेजर भाई के प्रास के बाद एफआईआर दर्ज, माफ कीजिए, सेना में मेजर भाई के प्रास के बाद ये पूरा मामला सामने आया। जब भाई ने बात कही तब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। कोर्ट ने अभियुक्त सास को अग्रिम जमानत दे दी। 16 मई की यह घटना जिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सास को जमानत क्यों मिली है। माता पिता का सीएम हाउस के बाहर धरना देना, जिसकी तस्वीरें सामने आई, ये 17 मई की बात है। धरना दिया गया जिस पर भी सवाल उठे। 17 मई को ही रात की घटना जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एसआईटी का गठन किया और जल्द से जल्द मामले में जांच करने की बात कही। 17 मई दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम को मंजूरी मिली। अब यह भी जान लेते हैं कि ट्विशा की मां की तरफ से क्या कहा जा रहा है। ट्विशा की मां ने ससुराल पक्ष पर क्या आरोप लगाए हैं, सुनिए। रात को 10:05 में मेरे पास फोन आया है, रो रही थी, मम्मी आप आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। पीछे से समर्थ सिंह की आवाज़ आई है जोर से, मेरा फ़ोन कट हो गया। मैं फ़ोन कर रही हूँ बार बार, समर्थ को भी मैंने फ़ोन किया, किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। उसकी माँ को फ़ोन किया है मैंने, गिरीवाला को फ़ोन किया है, वो भी नहीं उठाया। फिर दूसरी बार उन्होंने फ़ोन उठाया, फिर दूसरी बार फ़ोन उठा के बस मेरे को इतना सुनाई आया कि आपस में क्या बात हो रही थी, पल्स है। फिर एकदम फ़ोन कट गया। फिर थोड़ी देर बार मैं पल्स है, इसका मतलब मेरी बेटी कुछ हुआ है। मेरी एकदम चीख निकल गई, वहाँ से फ़ोन कट गया। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, जल्दी चलो कुछ हुआ है वहाँ पे। तो फिर थोड़ी देर फ़ोन किया मेरी बहू ने, क्या हुआ, क्योंकि मेरे से तो बात नहीं हो रही थी, मैं रोने में लग रही थी। तो मेरी बहू ने फ़ोन उठाया तो बोली डॉक्टर ने बोला है सी इज़ नो मोर, कोई घबराहट नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ सी इज़ नो मोर, बस कुछ नहीं। फिर कुछ नहीं हुआ, सी इज़ नो मोर बोल दिया, वो तो चली गई। ट्विशा की मां को आप सुन रहे थे। 12 मई से लेकर 18 मई तक के बीच क्या हुआ, ये पूरी टाइमलाइन आपको बता रहे थे। ट्विशा की मौत से पहले क्या क्या अब तक हुआ है। शुभम गुप्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से एसआईटी टीम का गठन किया गया है। टीम ने जांच शुरू कर दी है, क्या कुछ सामने आया है, क्योंकि परिजनों की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर गठित की गई है और बड़ी बात इस केस की यही है कि 12 तारीख की ये घटना थी, आज 18 तारीख है, 6 दिन हो गए हैं। ट्विशा का पार्थिव शरीर आज भी
एम्स में रखा हुआ है, पोस्टमार्टम हो चुका है। परिवार मांग कर रहा है कि एम्स में पोस्टमार्टम जो है वो दिल्ली एम्स में होना चाहिए। और इसको लेकर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, पुलिस की भी इसमें चूक हमें देखने को मिली है। पुलिस की सबसे बड़ी चूक आप देखिए कि जिस जगह से या कहें कि जिस चीज़ से फांसी लगाई गई, और ये बताया गया कि डॉग का जो पट्टा होता है उससे फांसी लगाई गई। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि पुलिस को भी उस पट्टे को लेकर जाना चाहिए था, फॉरेंसिक में दिया जाता, उसके बाद जांच होती, पुष्टि होती कि हाँ इसी बेल्ट से ट्विशा की मौत हुई है। मगर ये सब चीज़ें नहीं हुई। पुलिस ने उस बेल्ट को, उस पट्टे को घर पर ही छोड़ दिया। कल शाम को पुलिस ने उसे बरामद किया और अब जाकर उसे सौंपा है। तो ये एक बड़ी लापरवाही जिसको लेकर परिवार भी आरोप लगा रहा है कि आखिरकार जिस चीज़ से आप पुलिस कह रही है कि सुसाइड हुआ और वही चीज़ जो है वो सबसे बड़ा सबूत होती है, वो एक तरह से नहीं रखा गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आज तक ये कम ही देखने में आया है, रेयर केस होगा जब किसी बेल्ट से किसी ने सुसाइड किया हो, जो डॉग का पट्टा होता है जिससे उसको घुमाते हैं, उससे किसी ने सुसाइड किया। वरना आमतौर पर साड़ी, फंदा, चुन्नी इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो पुलिस ने उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिली कि सबसे पहले शुरुआत में 2 दिन इसे आत्महत्या करार दे दिया गया और किसी तरह की कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। जब लगातार परिवार सड़क पर आया, कार्रवाई की मांग करने लगा, उसके बाद दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज हुआ और उसके बाद तुरंत ही अग्रिम जमानत जो सांस से गिरिबाला सिंह है, रिटायर्ड जज, इसी भोपाल के जिला न्यायालय में वो रही है, उन्हें मिल गई। आज एक कोर्ट की भी तस्वीर आपको एक बार दिखा देते हैं। आज जो है बिल्कुल कई बड़ी बातें हैं। एफआईआर दर्ज 2 दिन बाद तक नहीं होती है, रिटायर्ड जज को जमानत मिल जाती है, लेकिन क्यों और कैसे? बड़ी लापरवाही है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश में विवाहिता ने खुदकुशी की। ग्रेटर नोएडा की ये जानकारी है। शादी के 14 महीने बाद छत से कूदकर अपनी जान दे दी। परिजनों का आरोप है दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। लड़की के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया गया। शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आरोपी पति और ससुर को मामले में गिरफ्तार किया गया है। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। ग्रेटर नोएडा की ये खबर, छत से कूदकर जान दे दी। और बात एक बड़ी खबर की करते हैं। पाकिस्तान सरकार आतंक के गठजोड़ का बड़ा सबूत सामने आया है। पाकिस्तानी नेताओं की आतंकियों के साथ तस्वीर। पाकिस्तान के नेताओं के साथ हाफिज सईद का बेटा दिखा है। पाकिस्तान नेताओं के साथ लश्कर आतंकी आमिर हमजा की ये तस्वीरें। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, पहली बार नहीं है जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हो। आतंकवादियों के जनाजे में भी पाकिस्तानी नेता नजर आते हैं और अब एक और तस्वीर। जी बिल्कुल, देखिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लगातार पाकिस्तान की कोशिश होती है वो दिखाए कि वो पाकिस्तान सरकार किस तरीके से आतंकियों से दूर है, लेकिन बार बार इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सरकार की वहां के आतंकी संगठनों से नजदीकियों को साफ तौर पर समाज के सामने या फिर दुनिया के सामने उजागर करती हैं। इस तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से तलहा सईद है, जो कि हाफिज सईद का बेटा है, वो बाकायदा वहाँ के सूचना प्रसारण मंत्री के साथ बाकायदा एक मीटिंग में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो लश्कर का सह संस्थापक है वो भी बाकायदा उसके साथ वहां पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो आए दिन सामने आती रहती हैं। लगातार इस तरीके की बातें भी सामने आई कि बाकायदा पाकिस्तानी सरकार ने लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन दोनों संगठनों के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मरकज या फिर के जो हेडक्वार्टर नष्ट किए गए थे और भारतीय सेना के द्वारा, उन सबको फिर से खड़ा करवाया जा रहा है। बाकायदा उसके लिए फंडिंग पाकिस्तानी सेना की तरफ से की जा रही है। तो इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की बातें लगातार सामने आती रहती है, जो सीधे तौर पर पाकिस्तानी सरकार का वहाँ के बिल्कुल जितेंद्र के सवाल इसी को लेकर खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इधर पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी मोहम्मद उस्मान जट उर्फ चीनी अरेस्ट किया गया है। पूछताछ में आतंकी ने कई बड़े पर्दाफाश भी किए। एक और बड़ी जानकारी, उत्तरी कश्मीर से घुसपैठ की कोशिश, पंजाब भी गया था ये आतंकी। बड़े आतंकी हमले की फिराक में था उस्मान। चाहे बात जम्मू की हो या घाटी की, लगातार सेना का अभियान जारी है। पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। आतंकी ने कई राज भी उगले हैं। मोहम्मद उस्मान जट उर्फ चीनी पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। लश्कर तैयबा का ट्रेंड आतंकी है। स्लीपर सेल नेटवर्क बनाने आया था। जम्मू कश्मीर समेत देश में अपना जाल फैलाना मकसद था।
बड़े आतंकी हमले की फिराक में भी था ये आतंकी। उत्तर और मध्य कश्मीर में सक्रिय था। उत्तरी कश्मीर से घुसपैठ कर दाखिल हुआ आतंकी अबू हुरैरा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां कई राज उगले हैं। एक और बड़ी खबर है, ट्रांसप्लांट से आतंकी की पोल खुली। दरअसल श्रीनगर क्लिनिक में ट्रांसप्लांट कराया था। जम्मू कश्मीर में ट्रांसप्लांट सुविधा देखकर हैरान हो गया। OGW वर्कर के जरिए क्लिनिक पहुंचा था। पुलिस ने सूचना के आधार पर दबिश दी और इस आतंकी को पकड़ लिया। तो हेयर ट्रांसप्लांट से कैसे राज सामने आया, कैसे पर्दाफाश हुआ, बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान कैसे बेनकाब हुआ, कैसे एक बार फिर से पूरी जानकारी सामने आई। हेयर ट्रांसप्लांट बना सबसे बड़ा सुराग। यह आतंकी कश्मीर पहुंचा था ट्रांसप्लांट के लिए। कश्मीर में श्रीनगर गया था, जहां पर इसने ट्रांसप्लांट कराया। बाल झड़ने की समस्या से परेशान था, जिसके बाद पहुंचा था। उस्मान को लगता था ट्रांसप्लांट बेहद महंगा होगा, जिसके बाद वो हैरान रह गया। जम्मू कश्मीर में ट्रांसप्लांट की सुविधा देखकर चौंक गया, हैरान हो गया। इतना ही नहीं, दुकानदार से पूछी ट्रांसप्लांट की जानकारी और इस पूरी घटना के बाद राज सामने आया। श्रीनगर क्लिनिक में उसने अपना हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया था, जिसके बाद बेनकाब हो गया। श्रीनगर के क्लिनिक में कई रातें भी गुजारी थी इसने। इतना ही नहीं, स्टाफ को शक हुआ तो पुलिस को बताया गया। स्टाफ को जानकारी मिली, स्टाफ को शक हुआ, पुलिस की टीम को साझा किया गया। पूरी मामले की जानकारी दी गई और जानकारी पर श्रीनगर की पुलिस ने दबिश देते हुए इस आतंकी को पकड़ लिया। अब हुरैरा के साथ उस्मान को अरेस्ट किया गया है और पूछताछ की जा रही है। ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क का भी भांडाफोड़ हुआ है और इस मामले में भी इस आतंकी से पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। पकड़े गए आतंकी उस्मान का कबूलनामा। पाकिस्तान में कश्मीर की अलग तस्वीर दिखाई। कश्मीर में विकास देखकर हैरान हो गया। NIA को सौंपी गई पूरे मामले की जांच। तो कैसे पाकिस्तान का झूठ सामने आया? आतंकी ने नकाब हटाया, बताया कि उसे क्या बताया गया था। दरअसल आतंकी उस्मान जट ने कबूल किया है। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान में अलग तस्वीर दिखाई गई। आतंकी ट्रेनिंग कैंप में गलत कहानी बताई गई। कश्मीर की हकीकत देखकर वो दंग हो गया। यहाँ की शांत जनजीवन देखकर हैरान रह गया। यहाँ का शांत माहौल देखकर चौंक गया। जम्मू कश्मीर में बदलाव देख इरादा बदलने लगा था इस आतंकी का, उसने ये भी कबूला है। अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और पूछताछ भी हो रही है।